नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इंडिया गठबंधन जितनी मुस्तैदी के साथ और जितनी मजबूती के साथ बना था, क्या वो उस गति से चुनाव की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए बढ़ रहा है? क्या इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं और उसकी गतिविधियां बंद हो गई हैं। क्या इंडिया गठबंधन सुस्त पड़ गया है और क्या इंडिया गठबंधन के अंदर मौजूद घटक दल की आपस में केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है? क्या धन शक्ति का अभाव आ रहा है जिससे कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से प्रगति करना चाहिए था, जिस तरह से उसे मुखर होकर के एकजुट होकर के आवाज़ उठानी चाहिए थी, उस ढंग से आवाज़ नहीं उठा रहा है? केंद्रीय एजेंसियों का दबाव है या फिर 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में व्यस्तता की वजह से इंडिया गठबंधन सुस्त पड़ा हुआ है? हमें लगता है कि आज इन विषयों पर गंभीर चर्चा करने का विषय है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से इस देश को, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी को और अल्पसंख्यक को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जितने लोग मोदी सत्ता से त्रस्त हैं, उनके लिए इंडिया गठबंधन एक नया सवेरा लेकर के आने वाला है, ऐसी उम्मीद की जा रही है लोगों में। लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तर्ज पर चल रहा है और जिस तरह से उसके अंदर ही घमासान मचा हुआ है, क्या इससे लगता है कि इंडिया गठबंधन सफल हो पाएगा? ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के खिलाफ बोल रही हैं। अभी उन्होंने एक अखबार द टेलीग्राफ को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेशन कमेटी का कन्वीनर बनाने के लिए असंतोष जाहिर किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कास्ट बेसिस सेंसस का भी उन्होंने विरोध किया। जबकि कास्ट बेसिस सेंसस को राहुल गांधी बड़ी मजबूती के साथ उठा रहे हैं। संसद से सड़क तक हर जगह ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं और ओबीसी को वाजिब हक दिलाने के लिए बातें कह रहे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी, हम आपको यह बता दें कि इंडिया गठबंधन चाहे भले ही सुस्त पड़ा हो, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस सुस्त नहीं पड़ी है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन बनने के पहले ही हिमाचल और कर्नाटक में पटकनी दिया था, उसके बाद से ही राहुल का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी वह आत्मविश्वास बना हुआ है। राहुल गांधी अब सक्षम हो गए हैं अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए, क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए या उपचुनाव हुए, वहाँ पर बड़ी टक्कर दिया राहुल गांधी ने। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला बिल ला करके वाहवाही लूटना चाहा था, उसकी हवा निकाल दिया राहुल गांधी ने, यह कह करके कि ओबीसी आरक्षण के साथ, ओबीसी महिलाओं की भागीदारी के साथ इस बिल को, महिला बिल को तुरंत लाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सब्जबाग दिखाया 33% आरक्षण देने के लिए, और वो भी 2029 के बाद एक्टिवेट होगा। वो भी 2029 से ज़्यादा भी समय लग सकता है महिला बिल को लागू होने में। एक्ट तो बन गया है, लेकिन एक्ट अभी निष्प्रभावी है। इसके साथ कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं, उन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के लागू होगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा जो शर्तें लगाई गई हैं, उन शर्तों को अभी पूरा किया जा सकता है। उन्होंने रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा कि 2011 में जो हमने सेंसस कराया था,
उसमें महिलाओं की, ओबीसी महिलाओं की, ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति की चर्चा की गई है। ओबीसी के विकास के लिए, ओबीसी के हक को देने के लिए उसमें चर्चा हुई है। उसी जनगणना को अगर लागू कर दिया जाए तो लागू हो सकता है तुरंत। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे को, एक चुनावी एजेंडे को फेल कर दिया राहुल गांधी ने। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही, उस पर भी कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ सवाल उठाए, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे सके और एक कमेटी बना दिया पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। अब वो कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कब अपनी सिफारिशें पेश करेगी, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो देखने में लगता है कि इंडिया गठबंधन सुस्त बैठा हुआ है। देखने में यह भी लगता है कि इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदें की जा रही थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन अंदर ही अंदर, बगैर कोई शोर शराबा किए, इंडिया गठबंधन जो काम कर रहा है और जिस तरह से कोऑर्डिनेटर कमेटी जो बनाई हुई है वह सामंजस्य स्थापित कर रही है इंडिया के घटक दलों में, वो काबिले तारीफ है। और अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं और इन चुनाव में कांग्रेस व्यस्त है और कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लोग भी इन 5 राज्यों में पहुंच चुके हैं कांग्रेस को हराने के लिए। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश से लड़ रहे हैं, मायावती मध्य प्रदेश से लड़ रही हैं। तो आपसी तालमेल का अभाव होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। हालांकि मायावती अभी गठबंधन में नहीं है, निकट भविष्य में आ जाएंगी, इसकी उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने रुख अख्तियार किया है इंडिया गठबंधन के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, उससे यही लगता है कि गठबंधन में दरारें पड़ चुकी हैं। लेकिन ममता बनर्जी ही ऐसी मुख्यमंत्री थी जिन्होंने इंडिया गठबंधन के निर्माण के समय कहा था कि हमें सारे आपसी देश शिकवे सब कुछ भुला करके अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है तो एकजुट होना है। और वही ममता बनर्जी आज कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रही हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ जहर उगल रही हैं। और कास्ट सेंसस जो कि एक बहुत मजबूत हथियार है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, उस पर सवाल उठा रही हैं। तो क्या सवाल उठता है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से नाराज है? क्या ममता बनर्जी को उतनी तवज्जो इंडिया गठबंधन में नहीं दी गई जितना वो चाहती थी? कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन इतना अवश्य है कि नरेंद्र मोदी के खौफ से, मोदी सत्ता के खौफ से ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन छोड़ेंगी नहीं और इंडिया गठबंधन के खिलाफ, जैसा कि उन्होंने संकेत दिया है, अब कोई जहर नहीं उगलेंगी। और जहाँ तक कांग्रेस के खिलाफ अधीर रंजन ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं पश्चिम बंगाल के, तो उन्हें भी शांत करने की बात कही जा रही है कि राहुल गांधी ने उनसे भी बात कर लिया है और वह भी शांत पड़ जाएंगे और ममता बनर्जी को ललकारेंगे नहीं। तो जिस तरह से राहुल गांधी जिस तरह से राहुल गांधी खुद कन्वीनर की भूमिका निभा रहे हैं और इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए सबसे आगे है मोदी को ललकारने में, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता
इंडिया के लिए सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर पड़ गया है या इंडिया गठबंधन सुस्त पड़ गया है। 2 अक्टूबर से इंडिया गठबंधन की समन्वित रैली होने जा रही है। इसकी घोषणा मुंबई अधिवेशन में ही या मुंबई बैठक में ही कर दिया गया था और जिस दिन मुंबई बैठक थी उस दिन प्रधानमंत्री उस दिन के हेडलाइन को, उस दिन के समाचार को, सुर्खियों को बदलने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया था। इतना घबराए हुए हैं कि बैठक की खबर हेडलाइन न बन पाए, इसके लिए उन्होंने वन नेशन और वन इलेक्शन का लाया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि महिला बिल की भी उसी दिन बात उठाई गई थी कि महिला बिल लाया जाएगा विशेष सत्र में। तो जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, शाह डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से कि इंडिया गठबंधन की कोई हरकत होती है तो बीजेपी में बड़ी हरकत होती है और इंडिया गठबंधन को अलग थलग करने के लिए सीबीआई, ईडी, आईटी अलग से ही काम कर रही है। अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी लगी हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ लगी हुई है और जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको एनडीए में लेने के लिए प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो एनडीए में नहीं आया। तो प्रधानमंत्री को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये इंडिया में चला जाए, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हो गई और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी और निश्चित रूप से वो बरी हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साम दाम दंड भेद तमाम एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन इंडिया इतना शक्तिशाली और एकजुट हो गया है कि कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जहां तक इंडिया गठबंधन में आपसी मतभेद, आपसी विचारधारा का अंतर खुल करके सामने आया है, वो 2 सबसे बड़े मामले हैं। पहला है सनातन धर्म का और दूसरा है शरद पवार का गौतम अडानी से मिलना। सनातन धर्म के बारे में जो कमेंट तमिलनाडु में हुआ है, स्टालिन और उनके पुत्र ने जिस तरह की बातें सनातन धर्म के खिलाफ कही है, उसके लिए कांग्रेस ने अपने को अलग कर लिया है उससे, उनके बयान से। और यह संदेश दिया गया है पूरे देश में कि तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि हिंदू विरोधी है, हिंदी विरोधी है। उसका हिंदू विरोध और हिंदी विरोध जग जाहिर है। और अगर द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता पेरियार के पदचिन्हों पर चल करके तमिलनाडु सनातन धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म की बुराइयों का भंडाफोड़ कर रहा है, तो ऐसा होना चाहिए। और अब समय आ गया है कि धर्म पाखंड और मजहब के आधार पर इस देश को नहीं चलाना है। धर्म पाखंड और मजहब, वो कोई भी मजहब हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, उस धर्म के आधार पर किसी देश का मजहब, जिस देश में तमाम मजहब के लोग रहते हैं, असंवैधानिक होगा। तो अगर स्टालिन और उनके बेटे सनातन धर्म का विरोध करते हैं, तो सनातन धर्म की बुराइयां, सनातन धर्म की आलोचना करने वाले उत्तर भारत में अंबेडकरवादी और दलित आंदोलन, ओबीसी आंदोलन से जुड़े हुए लोग सनातन धर्म की तह में जा करके सनातन धर्म की बखिया उधेड़ रहे हैं। उत्तर भारत में भी ओबीसी, एससी, एसटी में जितना तेजी से जागरूकता आई है और सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ या इनकी सच्चाइयों को, इनकी वर्ण व्यवस्था की नीतियों को, इनकी बुराइयों को
सामने रख रहे हैं, तो इससे यही लगता है कि ब्राह्मणवाद और मनुवाद अब सिमट करके रह जाएगा। आरएसएस का एजेंडा नहीं चल पाएगा और इस देश के बहुसंख्यक और ओबीसी का एजेंडा चलेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डरे हुए हैं कि आरएसएस का एजेंडा वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। आरएसएस का एजेंडा क्या है? मुसलमानों को की नागरिकता छीन लेना। CAA NRC लाने का प्रयास इसीलिए किया गया था कि मुसलमानों की नागरिकता छीन लीजिए, इनका वोट देने का अधिकार खत्म हो जाए और इन्हें पाकिस्तान भेज दीजिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में शिफ्ट कर दीजिए और वहाँ के हिंदुओं को बुला लाइए और मुसलमानों की जगह रिप्लेस कर दीजिए। ये एजेंडा था आरएसएस का, जिसे मूर्त रूप देने का काम किया बीजेपी ने, लेकिन वह फ्लॉप हो गई बुरी तरह से और अब CAA NRC का कोई नाम लेवा नहीं है। तो फार्मूले आजमा लिए लेकिन सफलता नहीं मिली आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए। लेकिन आरएसएस का जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो हिंदू राष्ट्र का है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस जी जान से लगी हुई है। आज से नहीं, 1925 से जब आरएसएस का गठन हुआ था तभी से वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, या इसी मुद्दे पर उसका गठन भी किया गया था। आरएसएस को तब लगा कि हिंदू राष्ट्र भारत बन सकता है जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आरएसएस के प्रचारक अपने को अब भी मानते हैं, प्रधानमंत्री बने। तो 14 से लेकर के 24 तक 10 सालों में उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की जो भूमि बनाई है, जो जमीन बनाई है, इंडिया गठबंधन उस पर पलीता लगा रहा है। इसी वजह से और नरेंद्र मोदी खफा हैं, मोहन भागवत खफा हैं। आज तक कभी भी मोहन भागवत ने चुनाव का प्रचार नहीं किया है। हाँ, आरएसएस के प्रचारक और दूसरे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए सक्रिय रूप से उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जीत भी दिलाई है, लेकिन मोहन भागवत कभी चुनाव प्रचार नहीं किए। अब जब मोहन भागवत को लग रहा है कि बीजेपी हार की कगार पर खड़ी है इंडिया गठबंधन की वजह से, तो मोहन भागवत खुद उतर पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कम्युनल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, राम मंदिर के मुद्दे को उछालने के लिए और धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे जो कि अप्रासंगिक हो चुके हैं आज की तिथि में, इसे फिर से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। आज कितना लव जिहाद हो रहा है, हम तो समझते हैं कि पिछले 6 महीने से कोई एक भी समाचार नहीं आया लव जिहाद का। किसी मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की से शादी नहीं किया और उसे बरगलाया नहीं और उसे फुसलाया नहीं और उसके ऊपर मुस्लिम धर्म लागू नहीं किया। धर्मांतरण की बात जहाँ तक है तो धर्मांतरण एक संवैधानिक अधिकार है लोगों का। कभी भी कोई भी अपने धर्म को बदल करके दूसरे धर्म को अपना सकता है। उसके खिलाफ न तो भारतीय जनता पार्टी न आरएसएस कोई नहीं मुहिम छेड़ सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें ये अधिकार दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार को अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मुद्दा बनाएगा तो निश्चित रूप से वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी। लेकिन वही कुल्हाड़ी मारने का काम मोहन भागवत कर रहे हैं, धर्मांतरण के मुद्दे को उठा करके, लव जिहाद के मुद्दे को उठा करके। तो असल में ये संघ परिवार, भगवा गैंग और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इस बौखलाहट में उसे यह नहीं सूझ रहा है कि वो जो काम कर रही है, जिस एजेंडे को लागू कर रही है, वो उसके पक्ष में है या उसके खिलाफ है। जब बौखलाहट आती है तो मानसिक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता छीड़ हो जाती है और विवेक मर जाता है। आज प्रधानमंत्री और मोहन भागवत का विवेक मर गया है और सोचने समझने की क्षमता भी घट गई लगती है। लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, इस चुनौती से आरएसएस परेशान है, बीजेपी परेशान है, नरेंद्र मोदी परेशान है और इस इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए
ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कोशिश रंग नहीं ला रही है। इंडिया गठबंधन की बात है तो इसमें एक बात ज़रूर कही जा सकती है कि जिस मुस्तैदी के साथ नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बनाने का काम किया था, तमाम राज्यों के तमाम पार्टियों को एकजुट करने का काम किया था, आज वे ज़रूर सुस्त पड़े हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोक दिया है। नीतीश कुमार खुद तो नहीं कह रहे हैं कि हम बनेंगे इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी पार्टी चीख चीख करके कह रही है कि जिसने इंडिया गठबंधन को खड़ा किया है, जिसने समन्वय स्थापित किया है, जिसने घटक दलों को जोड़ा है, वह प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड बयान दे रहा है, यह इंडिया गठबंधन के लिए जरूर संकट का विषय है, क्योंकि पहले जीतना जरूरी है, प्रधानमंत्री बनना बाद में जरूरी है। और प्रधानमंत्री किसी ऐसे शख्स को बनाया जाए जो दलित हो, जिसे राजनीतिक अनुभव हो कम से कम 50 साल का, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में बदल सके। यह काम मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं, और राहुल गांधी सोनिया की नज़र में मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं जिन्हें कि अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो नीतीश कुमार अलग, उनकी पार्टी अलग प्रधानमंत्री पद की मांग करके इंडिया गठबंधन को चोट पहुंचा रहे हैं। ममता बनर्जी अलग कास्ट सेंसस की बात करके चोट पहुंचा रही हैं और नीतीश कुमार का विरोध कर रही हैं। तो इस तरह से गठबंधन को नुकसान ही होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला। लेकिन गठबंधन के साथ जो सार्थक बात है, जो इसके साथ रचनात्मक काम हो रहा है, वह कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। जो काम पूरा इंडिया को करना चाहिए था, वह काम अकेले राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस को जितनी चिंता है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, भगवा गैंग को सबक सिखाने के लिए और आरएसएस के एजेंडे से भारत को दूर रखने के लिए, उतनी चिंता शायद किसी को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।